चलिए, तो गुड इवनिंग बच्चों। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फिजिक्स का आत्मा। क्या है? फिजिक्स की आत्मा। मतलब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स के बारे में। जनरली मैथमेटिकल टूल्स के बिना आप फिजिक्स की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, है ना? क्योंकि जनरली मैथ को लैंग्वेज कहा जाता है फिजिक्स का। मतलब बेसिक मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए अगर आपको फिजिक्स समझनी है। क्लियर है? तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स। हेडिंग डालिए, लिखिए मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स में सबसे पहला वर्ड आता है क्वांटिटी। बेसिक से शुरू करते हैं। क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच कैन मेजर, एनीथिंग विच कैन मेजर, एनीथिंग विच कैन मेजर कॉल्ड क्वांटिटी। मतलब दुनिया की हर चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो क्वांटिटी है। क्वांटिटी के बाद जो पहला टर्म आता है, क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना? हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी को अगर बात करें, है ना, तो क्वांटिटी को समझने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि क्वांटिटी क्या होती है? एनीथिंग जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? बोलो बच्चों। अब क्वांटिटी को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। किसी भी दुनिया की क्वांटिटी को कौन कौन से में बताओ? आयुष्का भूमिका बताएगी। क्वांटिटी कितनी तरह की होती है? तीन। तुम बताओ। मैथमेटिकल टूल्स में मैंने क्वांटिटी कितनी तरह की बताई? कौन कौन सी? स्केलर वेक्टर। वेरी नाइस। क्वांटिटी को मैंने दो पार्ट में बांटा था। मैंने बोला था एक होती है कांस्टेंट, दूसरी होती है वेरिएबल्स। बच्चे एकदम मतलब खतरनाक है ना? बोला उसने भी सही है। क्वांटिटी को आगे चल के फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में भी बांटते हैं। वहां पे तीन तरह की क्वांटिटी हो जाती है ना? लेकिन अभी फिलहाल अगर बेसिकली बात करें तो किसी भी क्वांटिटी को दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं, एक तो कांस्टेंट है, दूसरा वेरिएबल। वेरिएबल भी दो तरह के होते हैं। कांस्टेंट क्या है? जो चेंज ना हो, which do not change, which do not change। जो चेंज नहीं होगा उसको कांस्टेंट कहेंगे, और जो चेंज होगा उसको वेरिएबल, यानी which can change, which can change वो होगा वेरिएबल्स। वेरिएबल दो तरह के होंगे बच्चे। कौन कौन सा? एक होगा डिपेंडेंट, दूसरा होगा इंडिपेंडेंट, है ना? एक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होगा, यानी जो अदर वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट होगा, which depends on other, depends on other, उसको हम डिपेंडेंट कहेंगे। और जो डिपेंड दूसरे पे नहीं करेगा उसको इंडिपेंडेंट कहेंगे, यानी which do not depends others, उसको क्या बोलेंगे? जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा उसको इंडिपेंडेंट, जो डिपेंड करेगा उसको। जैसे मनी इन बैंक अकाउंट, एग्जांपल है मनी इन सेविंग बैंक अकाउंट। ये टाइम पे डिपेंड करता है कि नहीं? टाइम के साथ थोड़ा इधर उधर हो जाता है पैसा आपका। आजकल बैंक वाले बढ़ा के नहीं देते हैं, थोड़ा बहुत काट लेते हैं टाइम के साथ, है ना? तो वो भी एक घटता बढ़ता है ना टाइम के साथ, है ना? इसके बाद इंडिपेंडेंट है, जैसे टाइम है, टाइम को किसी चीज से लेना देना नहीं है, अपना वो चलते रहता है ना? तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं हमने समझ लिया। आगे समझते हैं बच्चे।
कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट जो चेंज नहीं होगा, फिक्स रहेगा हमेशा, और वेरिएबल जो बदलेगा वो दो तरह का होगा, डिपेंड और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? बोलो। ये बेसिक क्लासिफिकेशन था जो हमें आनी चाहिए। मिटा दूं? अगला जो इंपॉर्टेंट बात पढ़ना है हमें वो है फंक्शन। वो क्या है? फंक्शन। वो है फंक्शन। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स। टूल्स फिजिक्स है भाई, ये कुछ और नहीं, ये फिजिक्स ही है। क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स क्या होती है अगर बात कर ले फिजिक्स की, तो देखिए नेचर में जितने भी फेनोमेनास हैं, जितने भी लॉज हैं, है ना, वो सब जिससे वेरीफाई हो रहा है, या आपके आसपास जितने भी फेनोमेनास हो रहा है, सब फिजिक्स है। तो फिजिक्स की डेफिनेशन पे बाद में आएंगे, लेकिन इससे पहले हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ लेते हैं। फिजिक्स ही है, ऐसा नहीं कि हम मैथमेटिक्स सच में ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चलिए, हमने बोला अगला है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है बच्चे? देखिए, फंक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पे हम गेट टुगेदर करते हैं, दो से ज्यादा लोग आते हैं, मिलते हैं आपस में, ना, बर्थडे पार्टी रख लेते हैं, कहते हैं फंक्शन है। घर में शादी ब्याह रख लेते हैं, कहते हैं फंक्शन है। तो फंक्शन का मतलब है ना, फंक्शन का मतलब है रिलेट करना, मिलाना। तो इसी वजह से फंक्शन का मतलब होता है विच रिलेट्स टू और मोर वेरिएबल्स जो दो या दो से जो ज्यादा वेरिएबल्स को आपस में रिलेट करवाता है, वो है फंक्शन। क्लियर है? फंक्शन के भी दो पार्ट हो गए, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। जैसे y अगर मैं कह रहा हूं फंक्शन है x का, ऐसा मैं कोई अगर फंक्शन लिखूं जैसे x² + 2x + 1, मैंने कहा y किसका फंक्शन है, मतलब y की जो भी वैल्यू आएगी वो x पे डिपेंडेंट होगी। कैसे? जैसे at x = 0, तो y की वैल्यू x = 0 पर कितनी मिल जाएगी? 1 का स्क्वायर, सॉरी 0 का स्क्वायर + 2 × 0 + 1, कितना मिल गया? 1 मिला। यानी f(0) पे हमें 1 मिला। अगर मैं बोलूं y की वैल्यू 1 पे, यानी x = 1 पे कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। मतलब y x के डिफरेंट वैल्यू पे y डिफरेंट मिल रहा है, यानी y डिपेंडेंट है। किस पे? y डिपेंडेंट है। y क्या है? डिपेंडेंट। और फिलहाल x इंडिपेंडेंट हो जाएगा। आप कहोगे सर ये कैसे? x को कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, x को अलग अलग रखने पे y अलग अलग आ रहा है ना। तो फिलहाल अगर y डिपेंडेंट है तो x इंडिपेंडेंट। क्लियर है? अब देखो इसमें फंक्शन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जनरली मान लो हमने आपसे बोल दिया कि f ऑफ, है ना, इसकी वैल्यू बताओ, तो कहोगे सर आप f(0) की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितना? 1, तो रख दो यहाँ पे। अब f(1) की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, बोलो। और f(1) की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 4, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 4। क्लियर है? मैंने बोला ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, पहले से f(0) था, तो 0 की वैल्यू मैंने पहले f(0) की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं? 1, तो पूरे इस टर्म की जगह पे 1 रख सकते हैं, यानी f(1) अब निकालना है। और f(1) अगर हम निकाल ही चुके हैं तो फिर सीधे 4 आ गए। अगर हम ये सब प्रोसेस नहीं किए होते तो सबसे पहले हमें f(0) निकालना पड़ता, देन f(1) निकालना पड़ता। क्लियर है? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखो कई बार आपको कुछ ऐसे टर्म मिल सकते हैं जैसे f ऑफ, इसका मतलब है फंक्शन ऑफ फंक्शन। अगर मान लो f ऑफ g लिखा है तो इसका मतलब है फंक्शन के अंदर gx है ना। f ऑफ h लिखा है तो इसका मतलब है फंक्शन के अंदर hx है। ये मीनिंग है थोड़ा सा समझने वाली, है ना, बेसिक फंक्शन को जैसे लिखते हैं। क्लियर है?
बोलो। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। फंक्शन जो हमें पढ़ने हैं मेनली हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 3 से 4 तरह की फंक्शन पढ़नी है ना। हमें 3 से 4 तरह की फंक्शंस पढ़नी है। पहला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहली फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आवाज नहीं बच्चे। पहली है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरी फंक्शन जो है वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। तीसरी जो फंक्शन है बच्चे वो है बोलो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और जो चौथी फंक्शन है वो है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन इनके बारे में हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए क्योंकि इनके दर्शन आपको पूरे फिजिक्स में होते रहेंगे। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, देखिएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसे y फंक्शन हो x का अगर y फंक्शन है और उसकी वैल्यू मान लो मैंने बोल दी sin x, तो y बराबर sin x या cos x या tan x या उसका sin का उल्टा cosec x, cos का उल्टा sec x और tan का उल्टा cot x। यही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा y की वैल्यू sin x cos x tan x sec x। तो ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है बच्चों। बस अभी इसका इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। अगला देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन। जनरली y log x बेस e है ना, ये है लॉगरिथमिक फंक्शन। कई बार ये टर्म्स जो है जैसे log की अगर बात करें तो log जनरली e अगर बेस में e है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, या log 10 बेस में 10 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। आपको ये बात देखी होगी आपने, है ना। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। और भी log की प्रॉपर्टी है जैसे log m into n। log m into n को हम log m plus log n लिख सकते हैं, या log m upon n को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए मैं बोला कि log m into n को हम क्या लिख सकते हैं बताइए आप, log m plus log n। वही अगर log m upon में n रहता तो क्या लिखते, log m minus log n। क्लियर है। एक चीज और याद रखिए, log e टू द पावर या ऐसे है a टू द पावर x है तो इसका मतलब होता है x log a। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं log की जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है अगला, y e टू द पावर x या a टू द पावर x, ऐसा कुछ भी दिखे तो इसका मतलब कि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। e जनरली कांस्टेंट होता है, e की वैल्यू नियर अबाउट होती है 2.71, ये कांस्टेंट होता है ना। अब है इनवर्स फंक्शन की वैल्यू। इनवर्स फंक्शन क्या होता है देखिए, तो इनवर्स फंक्शन जनरली जैसे x का इनवर्स x इनवर्स 1, तो x का इनवर्स को उल्टा कर दो तो x का इनवर्स हो जाएगा मतलब 1/x। तो जनरली इनवर्स फंक्शन का जो मोस्ट ऑफ द यूज है ना वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ही दिखता है। जैसे sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, इस तरह के कुछ इनवर्स फंक्शन है इसी तरह के आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे मैं बोलूं कि y है x इनवर्स, तो इसको तो डायरेक्ट 1/x लिख सकते हैं, यानी अलजेब्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालना आसान हो जाएगा। क्लियर है ना। नाम याद है, अलजेब्रिक फंक्शन भी होता है जिसमें बेसिक हम लोग किसी टर्म्स को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सारे ऐसे फंक्शन हैं अलजेब्रिक तो आप समझ जाओगे जो जनरली मोस्ट ऑफ द यूज में दिखते हैं, और सबसे ज्यादा दिखता जो है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना। तो क्यों ना हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट करें। क्लियर है, चलिए जल्दी करिएगा। e एक कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 2.71 के आसपास इसकी वैल्यू, है ना। log एक फंक्शन है, log भी। log का मतलब है log x बेस में e। log कोई वैल्यू रहती है
तो उसकी प्रॉपर्टी है, अगर इस फॉर्म में हुआ तो इसको हम log m प्लस log n लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हुआ तो ऐसे लिख सकते हैं, है ना। आगे पढ़ोगे लॉग के बारे में कि और उसको क्या क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, है ना। आवाज नहीं बच्चे, बहुत आवाज हो रही है पीछे। देखिए अब सबसे पहला फंक्शन हेडिंग डालिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आवाज नहीं बच्चे पीछे, आवाज नहीं। पहला फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दूसरे से पहले थोड़ा कुछ बेसिक आपको एंगल के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे देखिए अगर ये एक सर्कुलर पाथ है या एक सर्कल है, मैं इसमें एक छोटा आर्क काटूं ऐसे, है ना, इस आर्क को सेंटर से जोड़ने की कोशिश करूं, है ना, और इस आर्क को काटने के बाद अगर मैं बाहर निकाल दूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये मान लीजिए इसका रेडियस है r, ये है थीटा एंगल, ये है लेंथ l। पीछे बहुत ज्यादा आवाज हो रहा है। ये है लेंथ l, ये है रेडियस, ये एंगल थीटा। अब देखिए ये थीटा, ये r, ये l। एंगल बराबर क्या होता है बताइए? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। आपने ये फॉर्मूला देखा होगा। एंगल को लिखते हैं थीटा, आर्क लेंथ है l और रेडियस है r, यानी थीटा को लिख सकते हैं l अपॉन में r। क्लियर है? बोलिए। अब देखिए l जो है वो एक लेंथ ही होता है, यानी डायमेंशन वाइज का है तो ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, यानी ये डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है? डायमेंशन लेस। लेकिन इसका यूनिट होता है, एंगल का यूनिट होता है। यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा रेडियन। पीछे बहुत आवाज, हद से ज्यादा आवाज हो रहा है यार। डिग्री, और तीसरा होता है ग्रेड। रेडियन, डिग्री एंड ग्रेड। रेडियन और डिग्री के बारे में हमें पढ़नी है, ग्रेड के बारे में हमें अभी कुछ नहीं पढ़ना है ना। जैसे जैसे सेंटर के अबाउट एक जो आर्क, पूरा कंप्लीट आर्क हम लेते हैं ना, तो सेंटर पे अगर सेंटर के अबाउट अगर कंप्लीट अगर हम एंगल मेजर करें तो सेंटर पे 2 पाई एंगल का रेडियन एंगल का बनाता है। सेंटर पे 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है ना। सेंटर के अबाउट अगर आर्क काटेंगे तो 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है। अब देखिए जैसे 2 पाई रेडियन इक्विवेलेंट होता है 360 डिग्री। क्लियर है? अब मैं कहूं कि पाई रेडियन किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? 180 डिग्री। एकदम याद रखिएगा, यहां से बहुत सारी कहानी आपकी सॉल्व हो जाएगी। पहला जैसे कन्वर्जन ऑफ एंगल लिखिए, कन्वर्जन ऑफ एंगल। ये कैसे आप सॉल्व करेंगे? देखिए कन्वर्जन ऑफ एंगल क्या हो सकते हैं? 2 तरह के हो सकते हैं, एक रेडियन से डिग्री में, दूसरा डिग्री से रेडियन में। जैसे आपको मान लीजिए, इधर ध्यान दीजिए सब लोग, आपको कोई चीज को पहले बदलना है रेडियन से डिग्री में। याद रखिए रेडियन से किस में बदलना है? तो आपको क्या करना है बच्चे? रेडियन से बदलना है डिग्री में। तो ध्यान दीजिए, आप क्या करेंगे? 180 डिग्री अपॉन पाई को रेडियन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो डिग्री में मिलेगा। मैंने बोला कि 180 डिग्री अपॉन पाई को रेडियन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो डिग्री में मिलेगा। ये पहला कन्वर्जन है। किससे? कन्वर्जन ऑफ एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, यानी रेडियन से डिग्री कन्वर्जन है, ये पहला है ना। तो आपको क्या करना है कि एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आपके पास रेडियन में वैल्यू है π/4, थीटा की वैल्यू है π/4। अब इसको आपको बदलना था डिग्री में, तो डिग्री बराबर डायरेक्ट रिजल्ट कितना आ जाएगा बताइए? 180 डिग्री अपॉन में पाई इंटू पाई अपॉन में 4। यही है। आवाज ज्यादा हो रही है बच्चे,
यहाँ से 180 डिग्री अपॉन पाई में ये रेडियल वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल, कितना बार में जाएगा 45। तो डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, डिग्री में जब आपने कन्वर्ट करा तो 45 डिग्री आंसर आया। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले से आप इजीली किसी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर पाएंगे, है ना? उधर का मिटा दूं? चलिए आप देखिए, अब अगर दूसरा कन्वर्जन आपको डिग्री से रेडियन में अगर करना हो तो दूसरा कन्वर्जन देखिए, दूसरा जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। अगर कोई चीज इस बार डिग्री से रेडियन में बदलना हो तो क्या करेंगे? देखिए, पिछले बार हमने करा था 180 डिग्री अपॉन में पाई, इस बार जो फॉर्मूला आएगा पाई अपॉन में 180 डिग्री इनटू डिग्री, ये वैल्यू जो मिलेगी रेडियन में मिलेगी। अब आपको अच्छा मैं क्या कर कैसे रहा हूं यार, देखो यहीं से, जैसे अगर कोई चीज हमें बदलना है किसमें, डिग्री में, तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर बोलो पाई अपॉन 180 डिग्री, है ना? तो जितना डिग्री से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे तो वैल्यू रेडियन में मिल जाएगी, बोलो ना? yes, वही अगर रेडियन में बदलना था तो पाई रेडियन बराबर इतना, तो 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री अपॉन में पाई, तो जितना की वैल्यू निकालना है वो निकाल लोगे। तो अगर अभी आपको डिग्री को बदलना है रेडियन में, एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल में आपको कन्वर्ट करना है पाई बाय 2 रेडियन को डिग्री में, पाई बाय 2 रेडियन को, तो अब क्या करेंगे, इस फार्मूला में पुट करिए, पाई अपॉन में 180 डिग्री इनटू पाई बाय 2। नहीं 180 डिग्री अपॉन पाई तो ये पहला था, अब यहाँ पे डिग्री है ना, डिग्री में बदलना है ना आपको, तो डिग्री में मान लीजिए 90 डिग्री रखिए। चलिए कहानी मैंने पूरा वो कर दी, तो आप क्वेश्चन को समझिए 60 डिग्री, 60 डिग्री को आपको बदलना है किसमें, रेडियन में, तो पाई अपॉन में 180 डिग्री इनटू 60 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, पाई अपॉन में 3, यानी पाई अपॉन में 3 जो अब आ गया, यानी 60 डिग्री की वैल्यू अगर आप रेडियन में चेंज करोगे तो कितना आएगा, पाई अपॉन में 3 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये दो फार्मूला आपको याद होने चाहिए। जैसे आप फार्मूला याद नहीं करना है यार, आपको रेडियन और डिग्री का एक रिलेशन याद रखना है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। क्लियर है? बहुत बढ़िया, मिटा दूं? चलिए अब देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में चलने से पहले ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में थोड़ी सी कहानी समझ लीजिए ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। जैसे ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल उसका 90 डिग्री होता है। अब अगर ये एंगल थीटा है बच्चे, तो थीटा के ठीक सामने वाला साइड को बोलते हैं अपोजिट साइड। अपोजिट साइड, इसको आप परपेंडिकुलर भी बोलते हो, परपेंडिकुलर। दूसरी जो साइड होती है, इसमें दो एडजेसेंट साइड दिख रही है, तो सबसे बड़ी वाली को छोड़ के जो छोटी वाली होती है उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड, इसको आप लोग बेस भी बोलते हो। क्या बोलते हो? बेस। और जो सबसे बड़ी साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज, है ना? तो परपेंडिकुलर को P लिख लो, बेस को B लिख लो, और हाइपोटेन्यूज को H लिख लो। तो यहां से साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। cos थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसका उल्टा कर लो, साइन का उल्टा होता है बच्चे कोसेक। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा बताओ? h अपॉन p। सेक थीटा होता है cos का उल्टा, ये क्या आ जाएगा? h अपॉन में b। tan का उल्टा होता है cot थीटा, b अपॉन में p। उल्टा होता है मतलब
tan थीटा को आप लिख सकते हो 1 में cot थीटा को लिख सकते हो 1 में tan थीटा, sec थीटा को लिख सकते हो 1 में cos थीटा और cosec थीटा को लिख सकते हो 1 में sin थीटा। क्लियर है? ये बेसिक बात है जो आपको आनी चाहिए, है ना। चलिए यहीं से कहानी शुरू करते हैं। टेबल चार्ट थोड़ी सी याद रखिएगा, कुछ वैल्यूज हैं जो आपके काम की हैं, जैसे इधर पे फंक्शन रहेंगे और इधर आपकी वैल्यूज रहेंगी सारी। इधर होगी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और इधर मान लो 90 डिग्री। वैसे 180 डिग्री का भी चाहो तो रख सकते हो, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, tan के बाद मान लो tan का उल्टा cot थीटा, उसके बाद sin का उल्टा cosec थीटा और cosec के बाद लास्ट में रहेगी sec थीटा, cos का उल्टा sec थीटा। देखिए sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 डिग्री 1/2। इधर देखिए सब लोग बताइए, अगर आपको रिजल्ट याद है तो पीछे वाले बच्चे, sin 45 डिग्री की वैल्यू, 60 की वैल्यू, cos 0 डिग्री 1, 30 डिग्री 45 डिग्री 1/2, cos 60 डिग्री जितना sin 30 होता है यानी 1/2, cos 90 डिग्री 0। अब देखिए tan की वैल्यू आ रही है, sin अपॉन cos होता है, sin अपॉन cos जो होता है वो होता है tan, यानी sin 0 अपॉन में 1 0। इसमें बताइए tan 30 डिग्री 1 अपॉन में √3, 45 डिग्री 1, 60 डिग्री 90 डिग्री। देखिए 1 अपॉन में 0 जो टर्म आता है उसको इनडिटरमिनेट बोला जाता है, यानी इनडेफिनेट होगा, उसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे। अगला देखिए tan का उल्टा होता है cot, है ना, यानी tan का उल्टा आप करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, इंफिनिटी मिल जाएगा। 1 अपॉन में 0 इंफिनिटी अभी बताया। अब जो पहले 30 60 की वैल्यू होती थी और 30 की होगी यानी √3, ये 1 का 1 ही रहेगा, ये 1 अपॉन में √3, है ना, और पहला वाला अगर 0 था तो ये वाला आखिरी वाला 0 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो cot 0 क्योंकि cos अपॉन sin होता है ना। अब देखिए cosec, sin का उल्टा होता है cosec, 1 अपॉन 0 इंफिनिटी, 2 √2, 2 अपॉन में √3, ये 1। अगला बताइए sec की वैल्यू बताइए, 1, ये बताइए 2 अपॉन में √3, √2, 2 इंफिनिटी। क्लियर है? तो ये कुछ वैल्यू है 90 तक जो आप याद रखिए। क्लियर है ना? चलो बेसिक बात थी जो आपको आनी चाहिए। अब यहाँ एक चीज और बताने जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही रहेगा, बस ये सब भी निकाल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल में ही बच्चे लगाओगे ना, क्योंकि एक 90 डिग्री होगा तभी तो ये हाइपोटेन्यूज का रूल लगा पाओगे। ये देखो ये 90 डिग्री है, देखिएगा अगर ये एंगल 37 डिग्री हो, कई बार ये स्टैंडर्ड वैल्यू है हर बार पूछी जाती है, तो इसका रिजल्ट आपको याद रखने का तरीका है 37 के ठीक सामने वाला साइड 3, बेस जो बचा हो गया 4, अगर ये 3 और 4 हो गया तो पक्का ये 5 आएगी। याद रखिए अगर ये 37 है ये 90 है तो ये 53 भी होगा, ये भी याद रखिए। कभी भी एंगल के ठीक सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, यानी 37 के लिए परपेंडिकुलर 3 होगा लेकिन 53 के लिए परपेंडिकुलर 4 होगा। ये बात आप भूलिएगा मत। मैंने क्या बोला कि एंगल के ठीक सामने वाला साइड कभी भी परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर मैं 37 को एज एंगल कंसीडर करूं, जैसे थीटा की जगह पे 37 कर दूं, 37 डिग्री, यहां भी कर दूं 37 डिग्री, यहां भी कर दूं 37 डिग्री, समझिएगा। तो sin 37 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो 37 के ठीक सामने वाला साइड परपेंडिकुलर यानी कि 3 अपॉन में 5। cos 37
बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 4 अपॉन में 5, tan 37 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी 3 अपॉन में 4। क्लियर है? बोलो। इसी तरीके से cosec 37 अगर निकालनी है तो साइन का उल्टा 5 अपॉन में 3, है ना? बोलो। वही अगर sec 37 निकालनी है तो बोलो कितनी हो जाएगी? 5 अपॉन में 4। और cot 37 निकालनी है तो tan का उल्टा बोलो कितनी हो जाएगी? 4 अपॉन में 3। क्लियर है? लेकिन अगर मैं sin 53 लेता तो sin 53 तो sin 53 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाता? 4 यानी 4 अपॉन में 5। cos 53 लेता तो 3 अपॉन में 5 क्योंकि अब पेश हो जाता 3, है ना? tan 53 लेता तो 4 अपॉन में 3, है ना? और इसका वाइस वर्सा उल्टा वाला जैसे cosec 53 की वैल्यू कितनी आ जाती? 5 अपॉन में 4। sec 53 कितनी आ जाती? 5 अपॉन में 3। और cot 53 कितनी आ जाती बच्चे? 3 अपॉन में 4। क्लियर है? ये कुछ बेसिक बात है जो आपको आनी चाहिए। क्लियर है? आगे चले? चलिए। तो जब एंगल फाइंड करने की बात चली रही है तो मैं आपको बताता हूँ एंगल फाइंड के कुछ बेसिक रूल्स, है ना? इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ फॉर्मूले वगैरह बता दूं, बेसिक फॉर्मूले, उसके बाद आगे बढ़ जाए। 180 कैसे निकालोगे? कोई दिक्कत नहीं, वो तो खैर अभी भी बता देता हूँ। जैसे फिलहाल अगर मैं कहूँ यहाँ पे sin 180 डिग्री, तो sin 180 डिग्री 0, cos 180 डिग्री -1। अब अगर ये sin cos का मिल गया तो अगला मिल ही जाएगा tan 0, cot 1/0 इंफिनिटी, है ना? और cosec sin का उल्टा 1/0 इंफिनिटी, sec cos का उल्टा -1। ये मिल जाएगा तुमको 180 डिग्री की वैल्यू। ये निकालते कैसे हैं? 180 या उससे ज्यादा की एंगल वो मैं बताता हूँ। क्लियर है? चलिए मिटा दूं ना? देखिए एंगल फाइंड करने के दो रूल हैं। एक है यूनिट सर्कल मेथड, दूसरा है कास्ट रूल। यूनिट सर्कल मेथड और कास्ट रूल। उससे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूला, बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। फॉर्मूला एंड आइडेंटिटीज, है ना? ये आप भी थोड़ा सा दोहरा लीजिएगा, अगर आपको याद नहीं होगा तो मन में दोहरा लीजिए। सब लोग देखिए, कोई बात करता नहीं मिलना चाहिए इधर। ये फॉर्मूला आपको सबको आना चाहिए जो लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक आइडेंटिटी से ही। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, है ना? अगला sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तीसरा cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये तीन बेसिक आइडेंटिटी हैं जो सबको आनी चाहिए। इसके बाद की कहानी देखिए। अगर मैं कह रहा हूं sin 2x तो इसकी वैल्यू होती है 2 sin x into cos x। क्लियर है? अगर मैं कह रहा हूं कि cos 2x तो cos 2x का बेसिक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब देखिए, अगर मैं cos स्क्वायर को रख दूं 1 माइनस sin स्क्वायर x तो अगला फॉर्मूला sin स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अगर वही मैं रख दूं sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर के फॉर्म में तो आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यानी cos 2x के तीन फॉर्मूले आप याद रखिएगा, ये डबल एंगल फॉर्मूला बहुत काम आते हैं। अब देखिए sin x cos x हो गया तो tan 2x होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये जितनी बेसिक बातें हैं आपको आनी चाहिए, है ना? जैसे और बेसिक बात देखिए, इसके बाद की बेसिक बात, जैसे मान लीजिए साइन चाहे a प्लस बी कहिए या a माइनस बी। देखिए अगर ऊपर में प्लस रहेगा
तो आता है sin a cos b प्लस cos a इंटू sin b, और अगर नीचे माइनस रहा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए cos a प्लस b अगर रहे तो इसकी वैल्यू आती है cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b, और अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा तो ये माइनस वाला साइन भी प्लस में बदल जाता है। जिसके आगे मैंने बोला था कि जिसके आगे c आएगा वो सच में c होगा। अरे यार ये मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ मतलब जिसके आगे c आएगा ना उसकी कहानी उल्टी रहेगी। जैसे साइन वाले में अगर ऊपर प्लस था तो प्लस आया था, c वाला अगर पहले आ गया यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया। क्लियर है? तो c वाले में सावधानी बरतिएगा आप लोग। अब देखिए जैसे मैं कह रहा हूँ tan a प्लस b, पीछे ज्यादा आवाज आ रही है, तो tan a प्लस b के फॉर्मूले में बताइए क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखिए ऊपर अगर प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस रख दूं तो फिर ये वाला माइनस होगा और ये वाला प्लस उठाएगा। क्लियर है? याद रहेगा ऊपर वाला पहले वाले फॉर्मूले के लिए जैसे tan a प्लस b तो tan a प्लस tan b, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b, लेकिन जैसे इन tan a माइनस b लिखूंगा तो ये माइनस में बदल जाएगा tan a माइनस tan b, लेकिन नीचे वाला प्लस में बदल जाएगा 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्लियर है? तो 3 फॉर्मूले से मैंने 6 फॉर्मूले निपटा दिए, है ना? तो ये बेसिक कहानी समझ में आ गई आपको? अब देखिए एक और देख लीजिए, sin 3 थीटा या sin 3x, इसकी वैल्यू होती है 3 sin x माइनस 4 sin qx, और वही अगर आपके पास cos 3x है तो 4 cos qx माइनस 3 cos x। ये कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब ये कथा संपन्न करें, आगे चलें। चलिए आगे चलिए जल्दी से। आपको एंगल फाइंड के जो मेथड बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। 2 मेथड है, एक है यूनिट सर्कल, दूसरा क्लास रूल। दोनों को हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको, है ना? सबसे पहले क्वाड्रेंट सिस्टम समझ लीजिए। मिटा दो इसको, पूरा ही मिटा देता हूँ, जल्दी करो। आवाज नहीं बच्चे, आवाज नहीं करो। बता दूं? अभी हम लोग मैथमेटिकल टूल्स ही पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ एंगल फाइंडिंग, है ना? देखिए मेथड टू फाइंड एंगल वैल्यू, इसके लिए 2 मेथड है। एक है कास्ट रूल, दूसरा है यूनिट सर्कल मेथड। यूनिट सर्कल मेथड ध्यान से देखिएगा बस। कास्ट रूल हम पहला मेथड आपको बताने जा रहे हैं। पहला मेथड बच्चे क्या है? कास्ट रूल। ध्यान से देखिएगा, बता दूं तो मेथड फाइंडिंग के 2 रूल है, पहला है कास्ट रूल, दूसरा यूनिट सर्कल मेथड। तो हम लोग पढ़ेंगे कास्ट रूल। पहला मेथड पढ़ेंगे कास्ट रूल, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। कास्ट रूल पढ़ने से पहले हम थोड़ा क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम, 4 क्वाड्रेंट होते हैं बच्चे, ये है क्वाड्रेंट।
ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने होते हैं? 4। देख लीजिए थोड़ी सी इनकी कहानी। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, जाहिर सी बात है यहां से यहां तक आओगे तो 90 डिग्री तक आओगे। दूसरे क्वाड्रेंट में 90 से लेके 180 डिग्री तक। अब 180 से 90 जोड़ो 270 हो जाएगा, तो 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक थर्ड में। अब 270 से 360, 270 डिग्री से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? और देखिए अगर जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थे उनकी किसके वैल्यू पॉजिटिव, किसके वैल्यू नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, देखो आवाज नहीं। तो पहले वाले के लिए एक चुटकुला, एक कहानी, एक गाना याद रखिएगा। पहले वाले में कहिएगा आओ, क्या कहिएगा? आओ। दूसरे वाले में कहिएगा सनम, सनम तेरी कसम। आओ सनम तुमको चांद पे ले चल, चांद पे ले चल। आओ, आओ मतलब ए मतलब ऑल पॉजिटिव। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, पहले वाले में सबके सब पॉजिटिव। दूसरे वाले में सनम मतलब एस से जितने नाम है, मतलब पहला एस से नाम क्या आता है? साइन। और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो साइन और कोसेक होंगे पॉजिटिव, इसके अलावा जितने बचे सब नेगेटिव। तीसरे में तुम से क्या आएगा? टेन। टेन का भाई उल्टा वाला कॉट, तो टेन और कॉट पॉजिटिव, इसके अलावा बाकी के सब नेगेटिव। चांद से पहला वर्ड क्या आएगा? सी, तो कॉस, और कॉस का भाई क्या होता है? सेक, तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। क्लियर है? तो ये बात आप एकदम याद रखिए इस तरीके से, है ना। अब कहोगे कि सर आप बताने जा रहे हो कास्ट रूल, तो देखो ना यहीं से कहानी शुरू हुई है। देखो इसका सी का पहला वर्ड ले लो, सी, और ऑल का ए, टेन मतलब इस वाले का एस, है ना। और तुमको मतलब टी, तो सी ए एस टी हुआ कि नहीं? तो कास्ट भी यहीं से आया है, वो जाति वाला कास्ट नहीं है जिसमें बोला गया था कि समाज की धारणा सुधर जाएगी तब ये जाति प्रथा खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रहा है ना। जादू क्या बोले इसके बारे में नहीं बोल सकता। हमारे देश में जो हो रहा है वही रहा है। सी ए एस टी कास्ट हो गया, मिटा दूं? चलिए, तो कास्ट रूल हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा एंगल मेजरमेंट के बारे में। कास्ट रूल मिटा दूं ना? एक नोट करके लिख लेना। नोट 500 रुपए का लिख लो या 2000 का नोट, जिसमें भी लिखना है नोट में लिखना। लेके 500 का नोट में लिखना है तो 2000, कॉपी में मत लिखना। अगर हम एंगल मेजरमेंट पॉजिटिव करेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर एंगल मेजर करेंगे इधर की तरफ, तो ये एंगल जो है ना थीटा, वो लिखेंगे पॉजिटिव, है ना। यानी एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज टेकन टू बी पॉजिटिव, पहला। और अगर एंगल मेजर करें हम क्लॉकवाइज, एंगल अब कैसे मेजर करें हम? क्लॉकवाइज मेजर कर, इधर से एंगल मेजर कर थीटा, तो क्या लिख देना? नेगेटिव। अगर एंगल मेजर करेंगे कैसे? क्लॉकवाइज। इफ एंगल मेजर्ड इन clockwise taken to be negative। क्लियर है? यस सर। तो अगर भैया आप अगर क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो लिख लेना नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज तो लिख लेना पॉजिटिव, है ना। चलो इसका क्या मतलब है अभी समझ में आ जाएगा।
हाँ समझ गए ना। चलो चलते हैं। पहला रूल हम लोग पढ़ रहे हैं कास्ट रूल। इसमें रूल लिखो, रूल लिखो, कास्ट रूल में लिखो रूल। अब रूल लिखा है तो रूल तो लिखोगे ना। पहला रूल, आइडेंटिफाई द एंगल्स। एंगल्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, है ना। पहला लाइन है कि आइडेंटिफाई द एंगल्स, है ना। सबसे पहले एंगल को आइडेंटिफाई करो। अगला कहता है राइट द इक्वेशन, राइट द इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ, पहला इसका दूसरा का पार्ट पहला, एक फॉर्म जो है इसका 2n+1 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा। दूसरा पार्ट n पाई प्लस माइनस थीटा। इन दोनों फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, या तो पहले वाले फॉर्म में या तो दूसरे वाले फॉर्म में। यहाँ पर जो n है वो ऑड को डिनोट करेगा, पहले वाले में जो है वो ऑड फंक्शन को डिनोट करेगा, यानी ऑड एंगल को, और दूसरा वाला जो है वो इवन पाई को बताएगा। कैसे? n की वैल्यू जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो पहला एंगल आएगा पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, तो ऑड एंगल का फॉर्म आया। n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, तो ऑड फॉर्म बता रहा है। इसमें देखो पाई प्लस माइनस थीटा इवन, 2 पाई प्लस माइनस थीटा, 4 पाई प्लस माइनस थीटा, 6 पाई प्लस माइनस थीटा, ये इवन बताएगा, है ना। तो दूसरा वाले में आपको इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है। पहले आइडेंटिफाई करना है एंगल कि कितना है उसकी वैल्यू, और उसके बाद उसको इस फॉर्म में लिखना है। तीसरा रूल कहता है कि मान लो अब हमने लिखा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 2n+1 पाई बाय 2 माइनस थीटा, है ना, प्लस माइनस थीटा। पहला लिखा मान लो इफ वी राइट इक्वेशन, है ना, 2n+1 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा फंक्शन ऑफ, मतलब एक फंक्शन को हमने लिखा फंक्शन ऑफ 2n+1 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा। तो इससे जो रिजल्ट मिलेगा ना वो मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा, और इसके आगे जो साइन आएगा प्लस और माइनस का जो साइन आएगा, देखिए अगर आप कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपको मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मतलब sin 2n+1 पाई बाय 2 थीटा, sin 2n+1 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा लिखेंगे तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री में बदल जाएगा, यानी cos में बदल जाएगा। देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, देख लीजिए, sin थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री होता है cos थीटा, और cos थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री होता है sin थीटा। याद रखिएगा, cosec थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री होता है sec थीटा, और sec थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री होता है cosec थीटा। tan थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री होता है cot थीटा, और cot थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री होता है tan थीटा। क्लियर है? यस सर। तो जैसे ही आप पहला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिख रहे हो, जैसे मान लो लिखो, आपको मान लो लिखना है 3 पाई बाय 2 की वैल्यू, तो n की वैल्यू कितना पुट करोगे, 2 नहीं 1 पुट करोगे। जैसे मान लो sin 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा आपको लिखना है, तो sin 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा ये किसमें बदलेगा, साइन कॉम्प्लीमेंट्री में बदलेगा। किसमें बदलेगा? कॉम्प्लीमेंट्री में, तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा cos थीटा, और इसके आगे जो प्लस माइनस है वो किससे डिसाइड होगा, देखो ये पहले लिख लो, माइनस और प्लस जो इसके आगे साइन कन्वेंशन आएगा अकॉर्डिंग टू देयर इनिशियल क्वाड्रेंट
यानी उसके इनिशियल क्वाड्रेंट पे, ऐसा नहीं कि साइन से कॉस में, अगर ये जैसे साइन से ये किसमें बदल गया, कॉस थीटा में, ये किसमें बदला, साइन से कॉस थीटा में बदला, तो आप कॉस का क्वाड्रेंट मत देखिएगा, साइन का देखिएगा, साइन का यानी इनिशियल फंक्शन का। देखिए इनिशियल क्वाड्रेंट अकॉर्डिंग टू देयर इनिशियल क्वाड्रेंट ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन का इनिशियल क्वाड्रेंट आपको चेक करना है। जैसे sin 3π/2 प्लस थीटा है तो बदलेगा cos थीटा में, तो आप sin का देखेंगे ना कि cos का देखेंगे। तो sin चेक करिए कि 3π/2 प्लस थीटा के बाद उसकी कहानी क्या होती है। देखिए क्वाड्रेंट में आइए, यहां से यहां तक π/2, ये π/2, पाई हो गया, पाई प्लस π/2, पाई प्लस π/2 जोड़िए 3π/2 हो रहा है कि नहीं, तो 3π/2 मतलब आप यहां आ गए। अब 3π/2 में जरा सा भी कुछ जोड़ेंगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे कि नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में चेक करिए कि sin थीटा पॉजिटिव होता है कि नहीं। तो हमने बोला है कि इस वाले में सबको पॉजिटिव, दूसरे वाले में क्या बोला, थर्ड में tan और इसमें cos और sec, पहले वाले में सारे, दूसरे वाले में कौन, sin और cosec, तीसरे वाले में tan cot और चौथे वाले में cos और sec, यानी कि चौथे क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव नहीं होता है, यानी ये माइनस cos थीटा आ जाता है। क्लियर है एग्जांपल, बोलिए। तो ये समझाने के लिए था अभी, तो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपको निकालनी है sin 150 डिग्री की वैल्यू इस फॉर्मूले से, ऑड वाले फॉर्मूले से, तो मैंने देखिए रूल बताया कि अगर कोई फंक्शन है वो इस फॉर्म में है 2n + 1 π/2 प्लस माइनस थीटा, इस फॉर्म में है, तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने समझा दिया है, उसके पहले जो साइन प्लस माइनस आता है वो डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू देयर इनिशियल क्वाड्रेंट, वो इनिशियल क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा प्लस या माइनस। क्लियर है। जैसे sin 150 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। 90 डिग्री को हम लोग π/2 लिखते हैं, तो देखिए n की वैल्यू 0 रख के देखिए π/2 प्लस थीटा आ रहा है, तो ये π/2 प्लस थीटा का फॉर्म दिख रहा है आपको। अरे 90 डिग्री को π/2 ही तो बोलते हैं, आप एक को रेडियन में एक को डिग्री में लिखे, इसीलिए मैंने कह दिया है कि ये 90 डिग्री है। क्लियर है, यानी तो π/2 प्लस क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं, तो 90 प्लस थीटा, तो sin 90 प्लस थीटा किसमें बदलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री में। कॉम्प्लीमेंट्री साइन का क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये देखो, तो देखो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, cos, और थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब सोचने की कोशिश करो कि साइन, अब इसके आगे प्लस आएगा कि माइनस, वो कौन डिसाइड करेगा, इसका इनिशियल क्वाड्रेंट, फंक्शन का इनिशियल क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट इनिशियल नहीं होता यार, फंक्शन इनिशियल फंक्शन करेगा, इनिशियल फंक्शन, देयर क्वाड्रेंट ऑफ इनिशियल फंक्शन, इनिशियल फंक्शन का क्वाड्रेंट। तो इनिशियल फंक्शन 150 डिग्री चेक करो, यहां से यहां तक 90 से 60 150 का यही होगा कि बीटा तो 180 होता है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, है ना, क्योंकि इसमें सभी पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और इसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें tan और cot पॉजिटिव, इसमें होता है cos और sec पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव मतलब यहां आ जाएगा पॉजिटिव, और cos 60 कितना होता है 1/2। क्लियर है, कर लोगे। यस सर। तो इसी मेथड से आपको करना है, इस मेथड को हम लोग कहते हैं कास्ट रूल। अब दूसरा इसका देख लो, ऑड वाला हो गया, इवन वाला देख लो, मतलब तीसरा रूल में आ जाओ, मिटा दूं, जल्दी करो, जल्दी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भैया। कौन सी, चलो मिटा दूं। यस सर।
देखो तीसरा के बाद चौथा रूल अब आएगा, इसमें इवन वाला आ जाएगा। चौथा रूल कहता है कहता है कि इफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना ऑफ n पाई प्लस माइनस थीटा अगर रहे, n पाई प्लस माइनस थीटा रहे, तब आएगा सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ थीटा। सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थीटा का आएगा। जैसे मान लो sin n पाई प्लस माइनस थीटा है तो इधर भी sin थीटा ही आएगा, लेकिन इसके आगे जो प्लस या माइनस आना है फिर से वो किससे डिसाइड होगा? अकॉर्डिंग टू देयर क्वाड्रेंट। जैसे एक एग्जांपल देखो, है ना, मान लो cos 210 डिग्री, देखो cos 210 डिग्री। तो चेक करते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं n पाई, n की वैल्यू अगर यहाँ 1 रखेंगे तो पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 में से अगर 30 जोड़ देंगे तो 210 हो जाएगा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं cos पाई प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। चलो ये मैंने जानबूझ के अलग कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो cos 180 डिग्री प्लस थीटा, मैंने बोला सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, यानी कि cos थीटा ही होगा। क्लियर है? तो cos थीटा के जगह पे 30 है तो cos 30। अब इसके आगे प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो डिसाइड होगा इसके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो 210 डिग्री चेक करो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। यहां से यहां तक 180 डिग्री, 180 में 30 जोड़ा, थर्ड में आ रहा है। थर्ड में बताओ cos पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? बताया था। थर्ड में क्या होता है? tan और cot पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सब नेगेटिव। तो इसमें नेगेटिव आ गया, मतलब cos के आगे आ जाएगा नेगेटिव। और cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। क्लियर है? समझ में आ गया? इस तरीके से आप कास्ट रूल को अप्लाई करोगे और आपकी कहानी हो जाएगी सॉल्व। क्लियर है? समझ में आ गया? आप घर से ट्राई करना। साइन 390 डिग्री, cos है ना, जैसे मान लो cos 480 और sin 390 का घर से बनाना है HW, और दोनों से इवन और ऑड से दोनों से एक ही क्वेश्चन हम कर सकते हैं, है ना? क्लियर है? अब देखो लास्ट मेथड है हमारा कास्ट रूल। लास्ट जो मेथड है वो है कास्ट रूल, वो देख लीजिए। लास्ट जो मेथड है बच्चे वो है कास्ट रूल, है ना? कैमरा हिल गया क्या यार? थोड़ा बेंड हो गया ना?